करते हैं हम इसमें आज एमक्यू ब्लू बुकलेट का अपन ये देख लेते हैं। ये एमक्यू ब्लू बुकलेट 10वीं विज्ञान के जो अपन पहले भी देख चुके हैं और ये सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट अपन देख चुके हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। ये हम देख चुके हैं रासायनिक समीकरण एवं अभिक्रियाएं एवं समीकरण देख लिए। 1 से हमने 20 तक देख लिए थे, तो इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के एक बार रिवीजन करवाए। तेल एवं वसा युक्त खाद्य पदार्थ नाइट्रोजन से प्रभावित किया जाता है, क्यों? एक ये हो जाएगा। लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं, ये हो जाएगा अपना। और वायु में जलाने से फूल मैग्नीशियम आयन को साफ किया जाता है, ठीक है। रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहती हैं? ये महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिनको आप एक बार रिवीजन के लिए क्लास में बैक जाके या पुरानी वीडियो आप देख सकते हैं। पिछली वीडियो पार्ट 1 देख लेना। और इसमें अगला अपना क्वेश्चन हो जाएगा, ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। पीएच पीएच स्केल किसे कहते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस वाला अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन करता है। तो ये 20 तक हमने देख लिया था। और इसके बाद अम्लीय वर्षा जल का पीएच मान 5 से 6, ये अम्लीय वर्षा वाला भी देख लिया था। अब आगे का देखते हैं अपन, प्रश्न क्रमांक 21। और इसको आगे चलते हैं। देखिए प्रश्न क्रमांक 21 है अपना, क्रिस्टलीकरण से आप क्या समझते हैं? क्रिस्टलीकरण क्या होता है? तो क्रिस्टलीकरण में क्या जाता है, क्रिस्टलीकरण में क्या होता है, कुछ लवण शुद्ध अवस्थाओं में विशिष्ट ज्यामितीय ठोस आकार के एक समान और चमकदार कण के रूप में पाए जाती हैं। तो कुछ लवण कैसे होते हैं? क्रिस्टलीकरण का मतलब होता है, क्रिस्टल का मतलब होता है तो चौकोर जो भी लवण बनते हैं, ऐसे नमक हो गया। नमक क्या होता है, नमक को हम कितना भी तोड़ें पर वो हमेशा क्रिस्टल के फॉर्म में ही होता है। क्रिस्टल का मतलब होता है ऐसे चौकोर चौकोर डब्बे के रूप में हो, कितना ही तोड़ो, अब छोटा डब्बा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, पर ये क्रिस्टल ही रहेगा, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं क्रिस्टलीकरण। तो कुछ लवण क्या होते हैं, शुद्ध अवस्था में विशेष ज्यामिति मतलब चौकोर होते हैं, ठोस आकारों के रूप में एक समान चमकदार कण होती हैं। शक्कर के तो बनाए जाते हैं, शक्कर के होते नहीं है, पर नमक के होते हैं। नमक को कितना ही छोटा करो आप, नमक के ऐसे होते हैं, ज्यामितीय आकार ही होता है, छोटा ही होता है। और वो क्रिस्टलीकरण, इसी प्रक्रिया को कहते हैं क्रिस्टलीकरण कहते हैं, जिन्हें क्रिस्टल के चमकदार रूप में होते हैं, ठीक है। चमकदार रूप में होते हैं, क्रिस्टल कहते हैं। तो क्रिस्टल बनाने की प्रक्रिया क्रिस्टलीकरण कहलाती है। तो ये अपना पूरा उत्तर हो गया। अब 22 का अगला देखते हैं। 22वां क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्रिस्टलन जल क्या होता है? क्रिस्टलन जल क्या होता है ये देख लेते हैं। क्रिस्टलन जल क्या होता है? क्रिस्टलन जल क्या होता है? लवण के कुछ सूत्र लवण के एक सूत्र इकाई में लवण के एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्या कहते हैं? क्रिस्टलन जल कहते हैं। लवण के एक सूत्र इकाई में जितने भी जल के अणु होते हैं उसको क्या कहते हैं? क्रिस्टलन का जल कहते हैं। लवण है कोई, मान लो ऐसे नमक बन गया, तो उसके एक निश्चित अणुओं में और उसमें क्रिस्टलन जल का मतलब कितना भाग होता है, कितनी संख्या होती है, उसको क्रिस्टलन का जल कहते हैं। तो ये हमारे 1 और 2 हो गए हैं, टोटल 22 क्वेश्चन इसमें हो गए हैं। अब हम अध्याय 3 देख लेते हैं। अध्याय 3 में महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर क्या हो जाएंगे अपने, तो ये देख लेते हैं। 23वां प्रश्न हो जाएगा अपना, आपने तांबे के मलिन बर्तनों को नींबू या इमली के रस से साफ करते अवश्य देखा होगा। यह खट्टे पदार्थ बर्तन को साफ करने में क्यों प्रभावी होते हैं? मतलब जो तांबे के बर्तन होते हैं, ठीक है, तो हम उसको किससे साफ करते हैं? नींबू से करते हैं। तो नींबू से क्यों करते हैं, ठीक है, या पर इमली से करते हैं, खट्टे पदार्थों से करते हैं। दही से भी कर लेते हैं, दही में या पर मई में या दही में या मट्ठे में उसको तांबे के बर्तनों को हम रख देते हैं, तो उसमें क्या हो जाता है, वो साफ हो जाते हैं अच्छे से। तो इसको ही अपन देखते हैं। तो तांबे के बर्तनों पर क्षारीय ऑक्साइडों की परत जम जाने के कारण वे मलिन हो जाते हैं, और नींबू इमली अन्य खट्टे पदार्थों से हल्का अम्ल होता है जो क्षारीय परत से अभिक्रिया करके उसे उदासीन कर देता है या हटा देता है। तो ये होता है, ऐसे हमारे
पर जो लोटे होते हैं या जग होते हैं, जग मतलब सागर होते हैं, गंगा सागर। गंगा सागर क्या होते हैं, ये तांबे का ही होता है। तांबे का होता है। अगर उसको हम नींबू से कर दो या इमली से कर दो या दही, दही होता है, दही हो गया, मठा हो गया, इसमें अगर हम उसको रात भर के लिए छोड़ देते हैं तो उसमें क्या हो जाता है, अम्लों से वो आपस में क्रिया करके उदासीन बना देते हैं, उदासीन हो जाते हैं और वो साफ हो जाते हैं, फिर वो क्रिया नहीं करते। तो क्योंकि वो उस पर क्या हो जाती है, जो क्षार की ऑक्साइडों की परत जम जाती है, किसके ऊपर, तांबे के बर्तनों के ऊपर, और अगर उसे हम अम्ल का प्रयोग करेंगे तो क्षार और अम्ल क्या हो जाएंगे, उदासीन हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया अपना, खट्टे पदार्थ बर्तन को साफ अधिक प्रभावी तरीके से कर देते हैं। अब अगला देख लेते हैं। अगला हो जाएगा अपना 24, प्रश्न क्रमांक 24। प्रश्न क्रमांक 24। तो उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होती हैं, दो उभयधर्मी ऑक्साइडों को उदाहरण दीजिए। उभयधर्मी क्या होता है, उभयधर्मी ऑक्साइड जो ऑक्साइड अम्लीय एवं क्षारीय दोनों गुणों को प्रदर्शित करते हैं उनको क्या कहते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। मतलब अम्ल जैसे भी होते हैं और क्षार जैसे भी होते हैं। उभयधर्मी मतलब उभय का मतलब कि बीच में आ जाते हैं, दोनों के गुण मतलब मिलते जुलते गुण प्रदर्शित करते हैं, तो उनको उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। तो चलिए देखते हैं, एल्यूमिनियम ऑक्साइड हो जाएगा तो उभयधर्मी का काम करता है, और एक हो जाएगा जिंक ऑक्साइड। उभयधर्मी में क्या हो जाएगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, Al2 और O3। और जिंक ऑक्साइड का हो जाएगा अपना ZnO। तो ये हो गया अपना उभयधर्मी ऑक्साइड। ये क्या हो जाएगा, ये भी उभयधर्मी ऑक्साइड है, और ZnO ये भी उभयधर्मी ऑक्साइड ऑक्साइड होता है। अब चलिए अगला देखते हैं 25वां। तो निस्तापन क्या होता है, निस्तापन। तो निस्तापन किसे कहते हैं, निस्तापन से आप क्या समझते हैं, या निस्तापन किसे कहते हैं एक ही बात है, ठीक है। निस्तापन क्या होता है, कार्बोनेट ऐश को सीमित वायु में, हमारे पास कार्बोनेट ऐश है, उसको सीमित वायु में अधिक ताप पर गर्म करने से जो ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है उसी को कहते हैं निस्तापन कहते हैं। कार्बोनेट ऐश क्या होते हैं, कार्बोनेट मतलब CO, जब भी CO3 आएगा ना इसी को कार्बोनेट कहा जाता है। जब भी आपको CO3 किसी भी ऐश के साथ या कोई भी हो, जैसे एल्यूमिनियम CO3 आ गया तो एल्यूमिनियम कार्बोनेट हो जाएगा, ये सी हुआ कॉपर कार्बोनेट हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, उसका एस हो जाएगा। फिर एल्यूमिनियम का आएगा CU आएगा तो उसका एस हो जाएगा, कॉपर का हो जाएगा, और एल्यूमिनियम आएगा एल्यूमिनियम का हो जाएगा CU CO3 ऐसा आ गया। तो ये क्या हो, कॉपर का ऑक्साइड हो गया। कार्बोनेट मतलब ये क्या होते हैं, कार्बोनेट होते हैं, तो वो उसका अयस्क हो जाता है, जिसके साथ जुड़ा रहता है उसका अयस्क माना जाता है। ठीक है, तो ये समझ गए हैं अपन के निस्तापन के कार्बोनेट अयस्क को सीमित वायु में अधिक ताप पर गर्म करने पर जो ऑक्साइड हमको प्राप्त होगा उसी को कहेंगे निस्तापन प्रक्रिया कहेंगे। इस प्रक्रिया को निस्तापन कहते हैं। ठीक है, अगला, अब ये कारण बताओ, ये कारण बताओ वाले क्वेश्चन भी, इस टाइप के क्वेश्चन भी बहुत देखने को मिलते हैं, मतलब एक दो क्वेश्चन आते ही हैं हमेशा, और जो कि ज़्यादातर 3 से ही आते हैं, अध्याय 3 से। इसमें कारण पहला है, किताब में दिया हुआ है, प्लेटिनम सोना एवं चांदी का उपयोग आभूषण बनाने के लिए किया जाता है। पहला, क्यों, इसका कारण बताना है। दूसरा है, सोडियम पोटेशियम और लिथियम को तेल के अंदर संग्रहित किया जाता है, क्यों। ठीक है, तो इसके आंसर अपन देख लेते हैं। प्लेटिनम मतलब पीटी, सोना मतलब क्या हो जाएगा AU, और चांदी मतलब हो जाएगा अपना AG। ये क्या है, इनका उपयोग आभूषण, इन्हीं तीनों का उपयोग आभूषण बनाने के लिए किया जाता है, क्यों, तो इनका कारण बताना है। तो कारण में क्या हो जाएगा, पहला तो ये हो जाएगा, प्लेटिनम सोना चांदी अत्यंत क्षीण क्रियाशील होते हैं। क्षीण क्रियाशील मतलब होते हैं ये बहुत बहुत कम क्रियाशील होते हैं, कम क्रियाशील, बहुत कम क्रियाशील होते हैं। ठीक है, अभिक्रिया नहीं लिखना है, क्रियाशील लिखना है। बहुत कम क्रियाशील होते हैं या क्षीण क्रियाशील धातुएं होती हैं। इस कारण से इनमें क्या होता है, संचारण नहीं होता है, मतलब इनमें जंग नहीं लगती है।
तो अक्रियाशील होते हैं या क्रियाशील होते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। बहुत ज़्यादा कम क्रियाशील होते हैं, बहुत कम क्रिया ये करते हैं, इसलिए इनका संचारण नहीं होता है। तो संचारण नहीं होगा, जो संचारण नहीं होता है, इसलिए इनको उपयोग आभूषण बनाने के लिए करते हैं। अगर हम ऐसी धातुओं का प्रयोग करें, जैसे एल्युमिनियम हो गया, लोहा हो गया, तो अगर हम उनके आभूषण पहनेंगे तो वो जंग लग जाएगी, वो जंग से क्या हो जाएगा, हमको नुकसान हो जाएगा। हम उनके आभूषण उनके पहनेंगे तो हमको नुकसान ही होगा। इसलिए हम ऐसी धातुओं का प्रयोग किया जाता है आभूषण बनाने में जो क्या होती हैं, जिनमें जंग नहीं लगती, इनमें जंग नहीं लगती है। जंग लगेगी तो फिर हमारे काम के नहीं हो जाएंगे। तो अगला कारण अपन देख लेते हैं। अगला कारण क्या है, दूसरा कारण, दूसरे क्वेश्चन क्या था, दूसरा क्वेश्चन है हमारा कि सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, इनका हम संग्रहित किस में करते हैं, तेल में क्यों किया जाता है, इनका संग्रहण या इनको तेल में मतलब क्यों रखा जाता है, स्टोर कर रही है, फिर इन पे मोम की परत चढ़ाई जाती है। तो सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, सोडियम सोडियम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, Na, पोटेशियम का क्या हो जाएगा, K, और लिथियम का हो जाएगा Li। लिथियम का हो जाएगा सोडियम, पोटेशियम और लिथियम। ये क्या होते हैं, सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, ये क्या होते हैं, अति क्रियाशील धातुएं होती हैं और वायुमंडल की आर्द्रता या नमी से क्रिया कर कर सकती हैं। इसलिए इन्हें बचाने के लिए इनको तेल के अंदर संग्रहित किया जाता है। ये बहुत ज़्यादा क्रियाशील होती हैं। अगर ये वायुमंडल की नमी से वायुमंडल की आर्द्रता या नमी के संपर्क में आ जाती हैं और ये क्या कर लेती हैं, अभिक्रिया कर लेती हैं। अगर हमको इनको क्रिया से बचाना है तो इनको तेल में रख देते हैं या तेल में संग्रहित किया जाता है, क्योंकि ये सोडियम, अपना ये सोडियम, पोटेशियम, पोटेशियम हो गया और लिथियम, ये क्या होती हैं, ये नमी के साथ या जल के साथ, नमी या जल, जल के साथ बहुत अधिक क्रियाशील होती हैं, जल के साथ अत्यधिक क्रियाशील होती हैं, इसलिए बहुत जल्दी क्रिया कर लेती हैं। और तेल क्या होता है, तेल में जल नहीं रहता है, जो उसमें मिलता भी नहीं है, इसलिए जल के साथ बहुत ज़्यादा अभिक्रियाशील होती हैं और धमाके के साथ इनका विस्फोट भी हो सकता है। इसलिए इनको क्या कहते हैं, दुर्घटना से बचाने के लिए इनको तेल में संग्रहित किया जाता है या फिर मोम की परत चढ़ा दी जाती है। ठीक है, तो अगला देख लेते हैं अपन, वर्जन किसे कहते हैं, वर्जन क्या होता है। वर्जन को देख लेते हैं। वर्जन में क्या आ जाएगा, सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर, अधिक ताप पर गर्म करने पर ऑक्साइड में परिवर्तन हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। इस प्रक्रिया को विभाजन कहते हैं। हमारे पास क्या है, सल्फाइड अयस्क है। सल्फाइड अयस्क को हम लोग क्या करेंगे, सल्फाइड अयस्क को हम लोग क्या करेंगे, वायु की उपस्थिति में सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में खुले में ही अधिक ताप पर गर्म करेंगे। तो अब वो क्या हो जाएगा, उसका ऑक्सीकरण हो जाएगा, मतलब वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर लेगा, तो ऑक्साइड में परिवर्तन हो जाता है। इसी प्रक्रिया को विभाजन कहा जाता है। तो याद हो जाएगा, उसमें कुछ नहीं करना, सल्फाइड गैस को वायु के साथ गर्म, अधिक ताप पर गर्म करना है, तो वो ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाएगा, वर्जन हो जाएगा। ठीक है, तो अगला देख लेते हैं। गर्म जल का टैंक बनाने जो गर्म जल का टैंक बनाने तांबे का उपयोग होता है, परंतु इस पर लोहे का नहीं होता है, इसका कारण बताइए। हम लोग जो गर्म जल के टैंक बनाते हैं, उनमें गर्म जल भरते हैं, तो वो तांबे का उपयोग करते हैं, क्यों, तो तांबा इस्पात से अधिक ऊष्मा का चालन होता है, इसलिए गर्म पानी का टैंक बनाने में तांबे का उपयोग होता है, इस्पात का नहीं होता है। क्योंकि ऊष्मा का चालक इस्पात का होता है, ऊष्मा का चालक नहीं होता है, जबकि जो तांबा होता है उसको ऊष्मा का चालक होता है, मतलब ऊष्मा एक उसमें बहती है या विद्युत का अधिक सुचालक होता है, इसलिए हम बिजली के तारों में प्रयोग भी हम तांबे का ही करते हैं। मोटर हो गए, पंखा हो गया, इनमें ही बिजली के तारों का जो तार होते हैं वो किसके बने होते हैं, तांबे के होते हैं, क्योंकि उनमें प्रतिरोध कम होता है। तांबा क्या होता है, प्रतिरोधकता उसकी कम होती है, किसकी तुलना में, इस्पात या लोहे की तुलना में, और तांबे का प्रतिरोध कम होता है, लोहे का ज़्यादा होता है। तो आगे देख लेते हैं। ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होकर
ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होकर धातुओं ऑक्साइड बनाती हैं, समीकरण दीजिए। जब भी हम ऑक्सीजन से क्रिया कराएंगे और जो धातुएं होती हैं उनको ऑक्साइड बन जाता है। तो भाप के साथ आयरन की अभिक्रिया, जल के साथ कैल्शियम तथा पोटेशियम की अभिक्रिया और ऑक्सीजन के साथ धातुएं क्षारीय ऑक्साइड बनाती हैं। तो पहले भाप के साथ अभिक्रिया कराएंगे। भाप के साथ, भाप मतलब क्या, जल के साथ अभिक्रिया। जल के साथ कैल्शियम और किसकी, कैल्शियम की और पोटेशियम की अभिक्रिया कैसे होती है, जल के साथ। और ऑक्सीजन के साथ धातुएं क्षारीय ऑक्साइड बनाती हैं। तो ये हमको देखना है। तो ये अपनी अभिक्रिया हैं, ये हैं। तो किसकी, आयरन की अभिक्रिया करा देंगे जल से। पहले पहले क्या करेंगे, Fe प्लस H2O। तो इसकी अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बन जाएगा, Fe। तो इसमें अपन अभिक्रिया करेंगे तो Fe क्या हो गया, आयरन हो गया, और H2O ये क्या हो गया, जल हो गया। जल के साथ अभिक्रिया, जल के साथ अभिक्रिया कर लेंगे। तो इसमें क्या बन जाएगा, Fe3O4 बन जाएगा, फेरस सल्फेट, और हाइड्रोजन गैस निष्कासित हो जाएगी। ठीक है, ये क्या है, ये आयरन है, आयरन। Fe को बोलते हैं आयरन, और ये हो जाएगा अपना जल, और ये हो जाएगा आयरन सल्फेट या फेरस सल्फेट इसको बोलते हैं। और ये हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस हो जाएगी। ठीक है, अगली अभिक्रिया ये वाली भाप वाली हो गई अपनी। अब इसके जल के साथ कैल्शियम तथा पोटेशियम की अभिक्रिया करेंगे। कैल्शियम की, ये क्या है, कैल्शियम, और ये जल के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा और हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। अब इसके साथ कैल्शियम पोटेशियम की कराएंगे तो कैल्शियम या पोटेशियम की जल के साथ अगर हम इसकी अभिक्रिया कराएं, जल के साथ कैल्शियम, कैल्शियम की तो हो ही गई है। अब इसकी किसके साथ कराएंगे, पोटेशियम के साथ। तो H2O, पोटेशियम की कराएंगे, पोटेशियम की अभिक्रिया कराएंगे तो ये बहुत तीव्र अभिक्रिया होगी, और क्या बन जाएगा, KOH बन जाएगा, और प्लस क्या हो जाएगा, H2 गैस निकल जाएगी। तो ये क्या हो जाता है, ये क्षार बन जाता है, और ये हाइड्रोजन गैस निकल जाती है, हाइड्रोजन गैस हो जाती है। तो इसके साथ भी बहुत तीव्र अभिक्रिया होती है। चाहे तो सोडियम के साथ करा दो, Na, सोडियम के साथ करा दो, या फिर पोटेशियम के साथ करा दो, लिथियम के साथ करा दो, सेम बनेंगे, क्षार बनेगा ही बनेगा। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है, ये भी क्षार होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये भी क्षार ही होता है। ठीक है, अब ऑक्सीजन के साथ धातु में क्षारीय ऑक्साइड बनाती हैं। ऑक्सीजन के साथ अगर अभिक्रिया कराती हैं तो ऑक्सीजन के साथ भी अभिक्रिया करने पर भी धातु क्या बनाएंगे, क्षारीय ऑक्साइड ही बनाती हैं। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन होगा ध्वानारिक, ध्वानिक या सोनोरस क्या होता है। ध्वानिक या सोनोरस कहने कहते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। ध्वानिक क्या होता है या सोनोरस क्या होता है। तो उदाहरण, सोनोरस वे धातुएं जो किसी कठोर सतह से टकराती हैं तो ध्वनि उत्पन्न करती हैं, उन्हें ध्वनिक या सोनरस कहते हैं। उदाहरण के लिए मंदिर की घंटा या स्कूल की घंटी। तो ध्वनि या सोनरस का मतलब होता है जो ध्वनि पैदा करती हैं। तो ऐसे कोई धातुएं अगर उनको दूसरी धातु से या किसी भी अन्य माध्यम से टकराते हैं तो वो क्या ध्वनि पैदा करती हैं। मंदिर में जाते हैं, हम क्या बजाते हैं, घंटा बजाते हैं, तो उसमें क्या रहता है, धातु तो रहती है, और उसमें बीच में दूसरी अन्य धातु लगी रहती है। हम उनको ऐसे करते हैं तो वो बजती है। या हमारे स्कूल में ही देख लो, स्कूल में भी तो घंटी बजाते हैं। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, ध्वनिक कहते हैं। तो अपन क्या लिखना है, लिखना क्या है, लिखना ये है कि ध्वनि जो धातुएं किसी कठोर सतह से टकराती हैं, कठोर सतह से टकराती हैं तो ध्वनि उत्पन्न करती हैं, तो उनको क्या कहते हैं, सोनोरस कहते हैं। बस बात खत्म। उदाहरण दे देना, मंदिर मंदिर की घंटी, स्कूल की घंटी। अब आ गया अपना अध्याय 4। तो इसमें कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। ये अपन ब्लू बुकलेट में देख रहे हैं। इसमें भी हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन ना हो, तो वो नहीं होंगे, वो आपको बाद में बता देंगे। वो सब वैसे इसमें जितने भी सवाल हैं, जितने भी क्वेश्चन दिए हैं, वो सब इम्पोर्टेंट हैं और वो बोर्ड के पेपर में आते हैं। तो अगला देख लेते हैं, प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होती है। प्रतिस्थापन अभिक्रिया किसे कहती हैं। प्रतिस्थापन का मतलब होता है जो किसी दूसरे की जगह लेता है। तो अब अभिक्रिया प्रतिस्थापन, जब किसी कार्बनिक यौगिक से एक हाइड्रोजन परमाणु को विस्थापित करके कोई विषम परमाणु या परमाणु और समूह उसके स्थान को ग्रहण कर लेता है तो उसे प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो ये क्या हो, प्रतिस्थापन अभिक्रिया में
नाम से ही पता चल रहा है नाम से ही पता चल रहा है कि कोई भी चीज़ विस्थापित होती है, उसकी जगह जो दूसरी चीज़ आती है, उसको हटा के हम किसी अन्य चीज़ को रख दें, तो उसको विस्थापित कहते हैं। तो ऐसा ही इसमें होता है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में कार्बनिक यौगिक से एक हाइड्रोजन परमाणु को विस्थापित करके कोई विषम परमाणु या कोई भी परमाणु समूह से जुड़ जाता है या ग्रहण कर लेता है, तो उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अगला देखते हैं। अगर दिक्कत है तो वो कमेंट कर सकता है, कोई दिक्कत है नहीं है, देख लेंगे। कार्बन एवं उसके यौगिकों का उपयोग अधिकतर अनुप्रयोगों के में ईंधन के रूप में किया जाता है। अनुप्रयोगों में ईंधन के रूप में किया जाता है। कार्बन और उसके यौगिकों का प्रयोग हम ईंधन के रूप में भी करते हैं। तो उत्तर हो जाएगा कार्बन एवं उसके यौगिक हमारे ईंधन के प्रमुख स्रोत हैं। जैसे कोयला होता है दहन के रूप में, तो ये दहन के फलस्वरूप ऊष्मीय ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, इसलिए इनका अनुप्रयोग अधिकतर ईंधन के रूप में किया जाता है। उदाहरण के लिए कोयला हो गया। कोयले का प्रयोग किस में करते हैं? ईंधन के रूप में करते हैं, कोयला। और कोयले का हम दहन करेंगे तो हमको क्या प्राप्त होगा? ऊष्मा ही प्राप्त होगी, और अधिक मात्रा में ऊष्मा मिलेगी, इसलिए हम उसका दहन करके भट्टियों में प्रयोग करते हैं, बिजली उत्पादन के लिए प्रयोग करते हैं कोयले का। और क्या करते हैं? सिगड़ी के रूप में प्रयोग करते हैं, ठंडों में तापने के लिए, खाना बनाने के लिए इसमें प्रयोग किया जाता है, क्योंकि अत्यधिक ऊष्मा प्राप्त होती है। तो अगला देखते हैं अपन, सहसंयोजी आबंध किसे कहते हैं? कार्बनिक यौगिकों के मध्य किस प्रकार के आबंध होते हैं? तो अपना यार सहसंयोजी आबंध किसे कहते हैं? कार्बनिक यौगिकों के मध्य किस प्रकार का आबंध पाया जाता है? तो इसमें देख लेना, दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से बनने वाले आबंध को क्या कहते हैं? सहसंयोजी आबंध कहते हैं। तो सहसंयोजी मतलब क्या कहते हैं? वो साथ में रहते हैं। तो अगर दो इलेक्ट्रॉनों के बीच में साझेदारी होती है तो उसको सहसंयोजी आबंध कहेंगे, सीधी बात है। तो कोई दो परमाणु है, आपस में क्या करते हैं? साझेदारी करके अगर रहते हैं, दोनों साथ में रहते हैं, दोनों की जरूरतें एक दूसरे को पूरी करते रहते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं? सहसंयोजी आबंध कहते हैं। कार्बनिक यौगिकों के मध्य हमेशा सहसंयोजी बनता है। कार्बनिक यौगिक तो हो जाएंगे ऐसे, अपन देख लेना, एक कार्बन ले लिया हमने, इधर हाइड्रोजन लगा दिया, इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, तो ये क्या है? सहसंयोजी आबंध ही तो बनाता है। हाइड्रोजन क्या बना रहा है? सहसंयोजी आबंध बना रहा है। ठीक है, तो कार्बनिक यौगिकों के मध्य क्या होते हैं? सहसंबंध आबंध होते हैं। C2H5 हो गया, CH6 हो गया, C2H5OH हो गया, एथिल एल्कोहल, मेथिल एल्कोहल, प्रोपिल एल्कोहल। तो एल्कोहल में भी क्या होते हैं? सहसंयोजी आबंध होते हैं हाइड्रोजन के। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला अपना क्या है? ये साबुनीकरण क्या होता है? साबुनीकरण से आप क्या समझते हैं? तो साबुन बनाने की जो विधि होती है वो साबुनीकरण में होती है। तो साबुनीकरण क्षारों की वसा अथवा तेलों से जल अपघटन की अभिक्रिया स्वरूप साबुन बनने के प्रक्रम को साबुनीकरण कहते हैं। तो कुल मिला के ये कि साबुन बनाने की प्रक्रिया ही साबुनीकरण कहलाती है। तो इसमें अपन लिखना जरूरी होता है कि साबुनीकरण में क्या आ जाएगा? साबुनीकरण में जाएगा ना, साबुन क्षारों की वसा अथवा तेलों के जल अपघटन की अभिक्रिया स्वरूप साबुन बनने की प्रक्रम साबुनीकरण कहलाता है। इसमें क्या करेंगे? तो क्षार और वसा आ जाएंगे, तेलों के जल अपघटन हो जाता है। ठीक है, मतलब क्षारों को तेल में मिला दो या फिर तेलों के जल का अपघटन कर दो। ठीक है, तो साबुन बन जाएगी और इसी को साबुनीकरण कहते हैं। तो अगला आ जाएगा, हाइड्रोकार्बन क्या होती है? तो हमारे क्या हो गए, लगभग 34 क्वेश्चन हो गए हैं। तो 35 बार देखते हैं हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं। 40 क्वेश्चन करना है, तो चलिए जल्दी जल्दी कर लेते हैं। हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? उदाहरण देकर समझाइए। तो हाइड्रोकार्बन ऐसे कार्बनिक यौगिक जो केवल कार्बन एवं हाइड्रोजन से ही मिलकर बने होते हैं, क्या कहलाते हैं? हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। किससे मिलकर बनते हैं? कार्बन यौगिक और कार्बन एवं हाइड्रोजन से ही बने होते हैं, इनको हाइड्रोकार्बन कहते हैं। उदाहरण के लिए CH4 हो जाएगा, C2H6 हो जाएगा, जो अभी बताया था इसी में क्या होते हैं? सहसंयोजन बंद होते हैं। जो भी कार्बन से मिलकर बने होते हैं हाइड्रोकार्बन, H और C, बस H और C से अकेले मिलकर बने होते हैं, उनको हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जैसे ये हो गया CH4, मतलब कार्बन के चारों में 4 हो जाएंगे, C2 और H कितने हो जाएंगे? 6, इसमें सिर्फ H ही H रहेंगे, तो ये क्या हो जाएंगे? हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। इधर भी H लगा दो, सभी में H लगा सकते हैं, तो इनको कहते हैं हाइड्रोकार्बन।
ठीक है, इसमें याद हो जाएगा। ऐसे कार्बन जो केवल कार्बन एवं हाइड्रोजन से ही मिलकर बने होते हैं हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। अगला देख लेते हैं एस्ट्रीकरण क्या होता है। एस्ट्रीकरण क्या होता है? एस्ट्रीकरण एस्ट्रीकरण अभिक्रियाएं क्या होती हैं? एस्ट्रीकरण अभिक्रियाओं को कार्बनिक अम्ल एवं एल्कोहल भी अभिक्रिया के फलस्वरूप जल के अतिरिक्त बनने वाले पदार्थ कार्बनिक अम्ल, एल्कोहल, इन जब ये बनाते हैं तो इन जब ये क्रियाएं होती हैं तो इसके अतिरिक्त जो बनता है उसको पदार्थ कहते हैं, एस्टर कहते हैं, तथा इनके बनने की अभिक्रिया एस्ट्रीकरण कहलाती है। अगर आपको बनाना है कार्बनिक अम्ल बनाना है या एल्कोहल बनाना है तो उसके साथ कुछ ना कुछ तो बनेगा ही, उसको क्या कहेंगे? एस्टर कहेंगे। ठीक है, तो विषम परमाणु क्या कहलाते हैं? उदाहरण देकर समझाइए। विषम परमाणु क्या होते हैं? विषम परमाणु में जाएगा किसी कार्बनिक यौगिक से हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करने वाले तत्वों को क्या कहते हैं? विषम परमाणु कहते हैं। प्रायः कार्बन एवं हाइड्रोजन के अतिरिक्त तत्व होती हैं। तो विषम परमाणु क्या होते हैं? किसी कार्बनिक यौगिक से हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर देना। अगर हम किसी माध्यम से हाइड्रोजन को हटा के कुछ और उसमें जोड़ दें तो उसको क्या हो जाते हैं? उसको क्या कहते हैं? विषम परमाणु कहते हैं, जो कि हमने प्रतिस्थापन अभिक्रिया में भी देखा था। तो उदाहरण के लिए हेलोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, सल्फर हो गया, नाइट्रोजन हो गया। अब उदाहरण के लिए देख लेते हैं, हमारे पास क्या था? C2H5 है या C2H6 है। C2H6 का अगर हम वो बनाए फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला बनाएंगे तो इसमें क्या हो जाएगा? इसको अलग अलग करेंगे तो सी यहाँ पे एच है, यहाँ पर भी है। इसका संरचनात्मक सूत्र बनाते हैं, इसको क्या बोलते हैं? संरचनात्मक सूत्र कहते हैं। यहाँ पे एच हो जाएगा। अब देखो सारे बंद क्या हैं इसके? कोई भी बंद इसमें मतलब खाली नहीं है, सारे बंद भरे हुए हैं। अब हम इसमें क्या करेंगे? अगर हम इसको किसी से भी अभिक्रिया करा दें, ऑक्सीजन से अभिक्रिया करा दें, ऑक्सीजन से इसकी अभिक्रिया कराएंगे तो क्या हो जाएगा? एलोजन से करा दो। एलोजन मतलब क्या होता है? क्लोरीन हो गया, आयोडीन हो गया, ये सब हो जाते हैं। या फिर नाइट्रोजन से सल्फर से करा दो, नाइट्रोजन से किसी भी से भी अभिक्रिया अपन कराएंगे तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें क्या हो जाएगा? कितने हाइड्रोजन? अब देखो ये ऑक्सीजन से क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा? ऑक्सीजन से क्रिया कराएंगे तो H2O बन जाएगा। इससे हम लोग क्रिया करेंगे तो इसमें क्या होगा? सी तो रहेगा ही रहेगा। अब देखो यहाँ पे 2 O हैं तो हाइड्रोजन कितने चाहिए? 4 चाहिए। तो इसमें से क्या हो जाएंगे? 4 हाइड्रोजन कम हो जाएंगे। कम हो जाएंगे तो ये क्या करेगा? डबल बॉन्ड बना लेगा और C2H इधर आ जाएगा, एक H इधर आ जाएगा, एक H इधर आ जाएगा और एक H इधर आ जाएगा। इसमें 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 हाइड्रोजन कम हो गए। इसमें कितने थे? 1 2 3 4 5 6, 6 में 4 गए तो इसमें से 2 हाइड्रोजन कम हो जाएंगे। 2 कहाँ पे जाएंगे? यहाँ पे जाएंगे और क्या हो जाएगा? H2O बन जाएगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे क्या थी? ऑक्सीजन थी और यहाँ पे जल बन गया। तो ये इन्हीं अभिक्रियाओं का कहते हैं विषम परमाणु कहते हैं। अब किसी से भी करा दो आप, ऑक्सीजन की जगह नाइट्रोजन से करा दो या इसे इससे करा दो, ठीक है, तो इसमें क्या हो जाता है? अभिक्रिया हो जाती है और इनको विषम परमाणु कहते हैं। अब एक बार और पढ़ते हैं कि किसी कार्बनिक यौगिक से हाइड्रोजन को प्रतिस्थापन करने वाले तत्वों को विषम परमाणु कहते हैं। तो ये जो है ना ऑक्सीजन, यही है विषम परमाणु। ये क्या है? विषम परमाणु, क्योंकि यही तो प्रतिस्थापित कर रहा है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे अपन? विषम परमाणु। तो ऑक्सीजन क्या हो गया? अपना विषम परमाणु हो गया। ठीक है, अब अगला देख लेते हैं अपन। अगला या किण्वन। किण्वन से आप क्या समझते हैं? किण्वन क्या होता है? किण्वन में आ जाएगा बेरासायनिक पदार्थ। किण्वन क्या होता है? बेरासायनिक अभिक्रियाएं। बेरासायनिक अभिक्रियाएं बेरासायनिक पदार्थ जिनमें जटिल कार्बनिक यौगिक एंजाइम की उपस्थिति में धीरे धीरे सरल कार्बनिक यौगिक में अपघटित हो जाते हैं, किण्वन कहलाते हैं। हमारे पास क्या रहेंगे? जटिल कार्बनिक यौगिक यौगिक हैं, ये धीरे धीरे क्या हो जाते हैं? सरल कार्बनिक यौगिकों में अपघटित हो जाते हैं, इन्हीं को किण्वन कहा जाता है। तो अगला देख लेते हैं। कठोर जल में साबुन से उपचारित करने पर झाग के निर्माण को समझाइए। कठोर जल में अगर उपचार करेंगे तो झाग बनेगा नहीं बनेगा? क्या होगा? तो साबुन कठोर जल में उपस्थित कैल्शियम एवं मैग्नीशियम लवणों से अभिक्रिया करके करता है। ऐसे में झाग उत्पन्न करने के लिए अधिक मात्रा में साबुन का प्रयोग करना पड़ता है। कठोर जल मतलब उसमें क्या रहेंगे? कैल्शियम रहेगा, मैग्नीशियम रहेगा। इसमें लवण की मात्रा ज़्यादा होती है, मतलब खारा पानी हो गया तो उससे उसमें क्या होता है? झाग नहीं बनते हैं और क्या होता है? साबुन फट जाता है, खराब हो जाता है। तो अधिक साबुन का प्रयोग हो जाता है उसमें, तो साबुन खराब भी हो जाता है। ठीक है, तो ऑक्सीकारक क्या होते हैं? ऑक्सीकारक
ऑक्सीकारक जो पदार्थ अन्य पदार्थों को ऑक्सीजन देने की क्षमता रखते हैं उन्हीं को क्या कहते हैं, ऑक्सीकारक कहते हैं। ये हो जाएगा, इसी को खत्म ही कर देते हैं, पर 5 से अपन स्टार्ट करेंगे। आप डिटर्जेंट का उपयोग कर बता सकते हैं कि कोई जल कठोर है या फिर नहीं है। तो डिटर्जेंट का उपयोग कर बता सकते हैं क्योंकि डिटर्जेंट कठोर एवं मृदु दोनों प्रकार के जल में समान रूप से झाग नहीं देता है। ठीक है, तो ये अपने 41 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब अगले पार्ट में अपन आगे के देखेंगे। ये 2-2 नंबर की श्रृंखला चल रही है, तो आप फटाफट इसको स्पीड बढ़ाकर भी आप इसकी क्लास लेकर अपना रिवीजन पूरा कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।